हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है भाई सारे बिल्कुल ठीक होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी आप लोगों को पता है हमारी वैक की सीरीज चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी सीरीज चल रही है। सिलेबस अबाउट टू कंप्लीट है, सेम विद दिस ऑल्सो कि सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। बस ये लास्ट यूनिट है जो हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके 2 पार्ट और आएंगे तो वी विल कवर टाइमली, ओके। तो टेंशन मत लेना, टाइम से कवर कर लूंगी, ठीक है। तो आज बेसिकली हम यूनिट 3 का फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, आप उसमें देखेंगे यूनिट 3 का नाम ही है मौलिक कर्तव्य, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट हम उसका ए पार्ट लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A से लेकर ए और के आर्टिकल तक है, इसकी 11 ड्यूटीज है, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य के जो अनुच्छेद है, अगर इन जनरल ना आपके नॉर्मल एमसीक्यू में आ जाता है, जो हमारे एंट्रेंस होते हैं फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, कि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से आर्टिकल में है, सो वी शुड नो दैट कि ये 51A में आती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहां से आप प्लेलिस्ट देख लेना दोनों ही कोर्सेज की, ठीक है। इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। 1000 का टारगेट है, सो उम्मीद है सब हेल्प करोगे वहां तक पहुंचने में, ठीक है। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हेल्प हो जाएगी काफी, क्योंकि मटेरियल मिल जाता है, न्यू वीडियोस के लिंक मिल जाते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाती है और बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डल जाती है, ठीक है। एंड डेटशीट भी डली हुई है, तो प्लीज आप लोग चेक कर लेना अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज को स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है मौलिक कर्तव्य, है ना। साथ साथ अपने नोट बनाते चलना, शॉर्ट्स में हेल्प मतलब शॉर्ट में हेल्प हो जाएगी काफी आप लोगों को रिवीजन के टाइम पर। तो अगर हम बात करें ना बिल्कुल शुरुआत से, तो देखो शुरुआत में ये हम सबको पता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी थी ना, ये पार्ट नहीं था इनिशियली, बाद में इसको ऐड किया गया। तो कब ऐड किया गया, कैसे ऐड किया गया, सब देखेंगे मस्त आराम से, तो टेंशन लो मत, बस सुनते जाओ, ठीक है। देखो एक बात हम सबको पता है कि जब हमने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी, ठीक है, सबके मन में एक बात थी, क्या, एक फीलिंग ऑफ हाईएस्ट ड्यूटी थी, क्या, कि भाई सबका एक सर्वोच्च कर्तव्य था कि स्वतंत्रता संग्राम में हम सबको क्या करना है, अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान देना है। देखो लोगों ने ना नेचुरली ही बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। ये आपको पता है कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। हम ये बात भी जानते हैं कि बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक, महिलाएं, ठीक है, वकील, मतलब हर किसी ने अपना योगदान दिया है, किसमें, स्वतंत्रता की लड़ाई में, ठीक है। और ये हम सब ने अपनी ड्यूटी मानी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको जगाया कि नहीं चल चल यार ये तेरी ड्यूटी है तू कर ले जाके, नहीं, हम सबको पहले से पता था। हम सबको मतलब जो उस टाइम पर लोग थे उन सबको पहले से पता था कि हाँ भाई हमें इस चीज के लिए लड़ाई लड़नी है और अंग्रेजों को बाहर करना है, ठीक है। एक चीज और थी कि ये चीज जब पहले से इनहेरिट है कि हाँ भाई आपको पहले से पता है कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है, तो जब संविधान, जो सभा है आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जब ये बात हो रही थी कि संविधान लिखने के लिए बहुत सारे डिबेट्स हो रही थी, डिस्कशन हो रहे थे, तो उस टाइम पे इस चीज को उतना कंसीडर नहीं किया गया, इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि भाई हमें इसको लिखना भी चाहिए, क्योंकि ये वो वाली चीज हो गई कि हम सबको पता ही है कि ये काम तो करने ही करने हैं हमें, ठीक है। तो उस टाइम पर तो इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, ठीक है। बट आप ऐसा देखोगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, मतलब स्वतंत्रता के बाद अपना अनुभव किया और उनको लगा कि हाँ भाई हमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों को या फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या करना चाहिए, अपने संविधान में ऐड करना चाहिए। तो इनिशियली ये चीज थी नहीं, जरूरत ही महसूस नहीं हुई, पर टाइम आगे बढ़ता गया तो जरूरत महसूस हुई और इसको ऐड किया गया। तो कैसे कैसे क्या हुआ वो देखेंगे आगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, किसका, आपके संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। एक चीज और, अभी इसमें स्टार्टिंग में ना मैंने आपको वो नहीं बताया कि ये कौन सा पार्ट में आता है, आर्टिकल आपको पता है, तो अगर पता है ना तो अभी वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखेंगे कि कौन सा पार्ट है, सो दैट पता चले कि सच में अवेयर हो इसके बारे में या नहीं हो। नहीं होंगे तो टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है, हम बैठे हैं, हो जाएंगे अवेयर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो ड्यूटीज को प्रिस्क्राइब किया गया किस चीज के लिए, कि भाई ये हाईएस्ट आइडियल्स हैं, मतलब कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का एक अनिवार्य अंग है, इसके कुछ उच्चतम आदर्श हैं, है ना, इसीलिए बोला ना इसको कि हाईएस्ट आइडियल्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखी जाती है कि हमारे यहाँ पर ना महान संत, दार्शनिक, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ द्वारा, मतलब जितने भी जो राजनीतिकों द्वारा प्रचारित नेता, मतलब लेकिन 1950 में इसके प्रारंभ के समय में भारत के मूल संविधान में नागरिकों के कोई कर्तव्य शामिल नहीं किए गए थे। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई हैं और ये जो हाईएस्ट आइडियल का जो आइडिया है ना,
उच्चतम आदर्श का ये आइडिया आपको कहाँ से मिलता है? जो आपके सेंट्स हैं, फिलोसफर हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये इसकी बात करते हैं, ठीक है। बट शुरुआत में सच में इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई तो उसको नहीं रखा गया, बट धीरे धीरे आगे जाके इसकी जरूरत महसूस होगी तो उसको रखेंगे फिर, ठीक है। एक चीज और थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने क्या किया था? स्वर्ण सिंह कमीशन को क्या किया था? इसको अपॉइंट किया था, और इसी ने ही ये जो स्वर्ण सिंह कमीशन है आपका, बेसिकली इसको बोलते थे स्वर्ण सिंह आयोग, है ना, कमीशन को हिंदी में आयोग बोलते हैं। इसका गठन किया गया और देखा कि भाई मौलिक कर्तव्य की जो फंडामेंटल ड्यूटी उसकी सच में जरूरत है, अगर जरूरत है तो क्या क्या सजेशन देने हैं या फिर क्या क्या जरूरत है एक बार बताओ। तो इंदिरा गांधी ने ये कमीशन या आयोग को बिठाया ही इसीलिए था कि वो सच में इस चीज को एनालाइज करे कि वाकई में जरूरत है या नहीं है, अगर है तो क्या क्या जरूरत है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एंड इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो सबसे बड़ी बात फंडामेंटल ड्यूटी, मैं तो आपसे कह ही रही हूँ शुरू से कि ये पार्ट था नहीं। अब जो चीज पार्ट नहीं होता तो क्या करते हो आप? उसका अमेंडमेंट करते हो, संशोधन करते हो, राइट। और ये कौन से संशोधन के तहत हुआ? 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसके अंतर्गत ये चीज देखी गई कि क्या देखी नहीं गई, मतलब ऐड की गई, ठीक है। संशोधन में दो ही चीज होती है ना, या तो कोई चीज कटती है, कोई चीज बढ़ती है। तो सिंपल इसमें ये चीज ऐड किया गया, क्या? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया कि ये क्रिएट करेंगे, है ना, और प्रमोट करेंगे कल्चर को, कि जो हमारी संस्कृति है उसका निर्माण करने में, उसका प्रचार प्रसार करने में काफी हेल्प करेंगे। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के साथ साथ इन कर्तव्यों को लागू करने में विधायिका के हाथ भी मजबूत होते हैं। ये मतलब ये जो आपका अधिनियम है इसमें ये वाली चीज ऐड की गई कि जो आपका ये जो लेजिस्लेचर है ना, इसको भी थोड़ी सी पावर मिले कि वो क्या कर सके, इन ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट की तरह ही अच्छे से लागू करा पाए। दूसरी बात ये, जो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों से पूछा था 2-3 मिनट पहले कि कौन से पार्ट में आता है, तो यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 4A। तो भाई ये चीज का ध्यान रखना, 4A ही लिख के आना, ओनली 4 मत लिखाना कृपया करके, है ना, देवी देवताओं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज और, ये चीज हमें पता होना चाहिए कि अगर 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, FD लिख रही हूँ समझ जाना, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट नहीं है इसका मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो 4 में क्या है? तो 4 में आपका DPSP है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो पार्ट 4 में, मतलब भाग 4 में। भाग 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, और साथ साथ अपने नोट्स में भाई ये चीज लिख लेना, कंफ्यूजन हो जाती है कई बारी और पूरा इंप्रेशन गलत कर लोगे 4 लिखकर ओनली, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो कि 4 है। एक चीज और, इनिशियली ये ड्यूटी ना 10 थी, ठीक है, बट बाद में एक और ऐड की गई थी। तो टोटल आज के टाइम पर अगर प्रेजेंट में कोई पूछे कि भाई कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितने बताओगे? 11 हैं, ठीक है। बट शुरुआत में कितने थे? 10 थे, ठीक है। वो सब पढ़ेंगे आगे तो उसकी टेंशन मत लो, एक एक करके सब बताऊंगी, ठीक है। और शुरुआत में तो पता ही है कि था नहीं है, ऐड किया गया। अच्छा एक चीज और थी, ये बोरो कहाँ से किया? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से तो आपने देखा होगा, आपको लगा होगा कि हाँ यार इसकी जरूरत है, ये कोई तो आपका रोल मॉडल रहा होगा ना। तो ये जो आइडिया था ये हमने लिया USSR से, है ना, USSR से हमने आइडिया लिया, बोरो किया और इसको हमारे यहाँ लागू किया। दूसरी बात क्या, 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है 1976 है ना, 4A, चैप्टर 4A मतलब भाग 4A को ऐड किया गया और सिर्फ एक ही आर्टिकल था, कौन सा? 51A। तो भाई इस चीज का ध्यान रखोगे, 51A आर्टिकल है आपका, ठीक है। चैप्टर कह लो या पार्ट कह लो, कौन सा है ये? 4A है, जिसमें आपने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और देखो मैंने अभी बताई थी ना ये वाली बात आपको कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है। तो अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य बता रखे थे, ठीक है। बाद में एक और ऐड हुआ, वो कौन से? संविधान संशोधन के तहत ऐड हुआ, क्योंकि कुछ तो किया होगा ना अमेंडमेंट, तभी तो उसको ऐड किया गया, तो वो मैं बताऊंगी आपको आगे। इसके अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, जैसे वो नॉन जस्टिफिएबल होते हैं ना, कि आप उनको विदाउट एनी लीगल सैंक्शन आप उनको करते हो यूज, ठीक है। तो यही सेम यहाँ पर है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनकी तरह ही ये भी गैर न्याय संगत हैं। इनका उल्लंघन या गैर अनुपालन के मामले में किसी कानूनी मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा जरूरत क्या थी फंडामेंटल ड्यूटीज की? तो मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्या है? देखो सबसे बड़ी बात, आप क्या हो? डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो आपके यहाँ पर ना कुछ चीजें होती ही होती हैं कि हमारा कर्तव्य है। जैसे अपन नॉर्मल अपने रिलीजन में, अपने कल्चर में कहते हैं ना कि ये तो आपकी ड्यूटी है, ये तो आपको करना ही करना है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया के कल्चर में क्या चलता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ना, जैसे फॉरेन में होता है कि एक पर्टिकुलर एज बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। जैसे 14 के बाद कई ऐसी कंट्री है जहां पर बच्चे अर्न करने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट रहने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें, जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता।
हमारे यहाँ तो शादी के बाद भी साथ ही रह रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये माँ बाप की ड्यूटी बना देते हैं कि माँ बाप की ड्यूटी है कि वो बच्चे को पूरा शादी वादी करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेम ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंट्री कॉन्टेक्स्ट में भी होती है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाहे जो भी हो जाए, नो डेमोक्रेटिक सिस्टम कुड एवर सक्सीड इफ द सिटीजन्स आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट एक्टिवली बाय डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय देम। देखो, पढ़ तो तुमने भी लिया होगा, है ना, हिंदी वालों ने भी पढ़ लिया होगा नीचे स्क्रीन पे क्या लिखा है। अब इसका मतलब समझो, अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, ठीक है, मैंने कहा कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है ना, तो जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक कंट्री है तो बिना रिलीजन के, वो बिना ड्यूटीज के चल जाएगी, नहीं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी सफल हो सकती है, तभी वो सक्सेसफुली काम कर सकती है, कब, जब वहां पर लोग अपनी ड्यूटीज को अपनी इच्छा से पूरा करें। मतलब ऐसा कि आपको खुद को पता हो कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं उठा लूंगा, आपको कहना ना पड़े, है ना। तभी ऐसी कंट्री में लोकतंत्र सफल हो सकता है इजीली, जहां पर आप सक्रिय रूप से भाग लें, हर कोई अपना एक्टिवली पार्टिसिपेशन दे और अपनी इच्छा से, मतलब आपको जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा, आप खुश होके कि नहीं यार ये तो करना ही करना है ना, ये तो हमारी ड्यूटी है, वो वाला होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड अस वेरियस राइट्स एक्सपेक्ट अस टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज एज अ रिटर्न। देखो, एक बात है कि हमें बहुत सारे राइट मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं, है ना, हमें पता है। बट एक चीज और है, आपको अधिकार दे रखे हैं, ये कोर्ट में जस्टिफिएबल है, जो राइट्स हैं, ठीक है, कोर्ट के द्वारा लागू हो जाते हैं। बट जो आपकी ड्यूटीज हैं उनका कोई कोर्ट से लेना देना नहीं है। बट एक चीज है कि ये उपेक्षा, मतलब आपसे अपेक्षा की जाती है, उपेक्षा नहीं अपेक्षा, ये अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अपेक्षा की जाती है आपसे, कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर, मतलब एक संविधान या एक कंट्री आपको क्या दे रही है, आपको आपके अधिकार दे रही है, तो आपसे बदले में उम्मीद की जाती है कि आप भी अपने कर्तव्य पूरे करेंगे, ठीक है। ये वो वाला हिसाब है, सिंपल सी बात है, बहुत बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो देखो एक एग्जाम्पल, जैसे घर में क्या होता है, मम्मी पापा आज हमें पाल रहे हैं, ठीक है, हम सारे छोटे हैं, हमें पेरेंट्स हमारी मतलब पूरी टेक केयर कर रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, चाहे हमारी जरूरत हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, शादी वादी तक भी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, राइट, कि शादी भी वही कराएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। अब एक बात बताओ, ये एक ड्यूटी है कि माँ बाप ने हमारे लिए हमें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा करा, तो अब हमारी जिम्मेदारी उनके लिए क्या बनती है, ये एक एक्सपेक्टेड है कि माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तो वो एक्सपेक्टेड है सोसाइटी को भी और उनको भी कि मैं अब उनके लिए कुछ करूंगी, है ना, या करूंगा। तो ये वही वाली चीज हो गई कि उन्होंने मेरे को इतना दिया तो अब मेरी बारी। तो सेम विद दिस, कि अगर आपकी कंट्री आपको राइट्स दे रही है, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई बदले में आप कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। इससे इजी एग्जाम्पल नहीं हो सकता समझने के लिए, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, 51A, ये किसकी बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। जो आपने फंडामेंटल ड्यूटी दी है शुरुआत में वो 10 थी, आज के टाइम पर वो 11 है, ठीक है, यही वाली बात यहाँ लिखी है और उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज, मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी जो पीएम थी आपकी, है ना, उन्होंने क्या किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी को, है ना, ये स्वर्ण सिंह समिति जो है उसको बिठाया, एक आयोग था, ये प्रॉपर कमीशन था, उसने फिर अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। तो इनकी जो रिपोर्ट है उसके कुछ कुछ एनालिसिस हैं 1976 के, तो वो एक बार देखो और ये अपने आंसर में लिख के आना जरूरी है, क्योंकि इसी ने तो रिकमेंड किया था और इसी की वजह से तो वो चीज ऐड हुई है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर जिनको मौलिक कर्तव्य बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 की रिपोर्ट के तहत आपके मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। तो क्या क्या रिपोर्ट कहती है, थोड़ा सा एक बार ये देख लो कि क्या सजेस्ट किया, क्योंकि कुछ चीजें सजेशन में आई, उसको ही फॉलो किया, फिर एक दो चीजें ऐड की गई, तब वो फाइनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। तो ये सजेस्ट किया गया था कि एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी पर कॉन्स्टिट्यूशन में। इनको सबसे पहले ये लगा कि भाई संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य है नहीं, तो एक अलग से अध्याय को जोड़ा जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या इन्होंने एम्फेसाइज किया, किस पर जोर दिया, सिटीजन शुड बी अवेयर, जो आपके नागरिक हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब क्या आपके कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें बताई गई, आपकी इस समिति के द्वारा बताई गई कि क्या जिम्मेदारी है, क्या आपके अधिकार हैं, आप उन अधिकारों का कैसे फायदा उठा सकते हो, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। तो संविधान में बेसिकली कितने मौलिक कर्तव्य शामिल करने की बात की गई, या फिर इन्होंने प्रस्ताव रखा 8 का। अब एक चीज, अगर एमसीक्यू में कभी किसी कॉम्पिटिटिव में पूछ ले तो ये बात हमें पता हो कि स्वर्ण सिंह जो कमेटी है 1976 में बनी। दूसरी बात, इन्होंने खुद से 8 ड्यूटीज बताई थी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, 76 में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्ट कर लिया इनका प्रपोजल कि हाँ भाई बात तो सही बोली इन्होंने, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करने के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया और जिसके तहत क्या हुआ, एक इन्होंने कहा था ना एक नया अध्याय जोड़ना है, जोड़ दिया भाई, ये लो पार्ट 4A, ठीक है, वो ऐड हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब एक नया सेक्शन ऐड होगा, वो जो हमने पढ़ा आर्टिकल 51A,
जिसमें आपकी इनिशियली 10 ड्यूटीज थी वो दे रखी थी जब शुरुआत में पहली बार। तो अब एक चीज ध्यान रखो, इन्होंने 8 दी थी, इन्होंने 10 को ऐड किया, इनको जरूरत महसूस हुई तो इन्होंने 2 ड्यूटीज और ऐड की। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें कि जो कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया एज इट इज उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है कि भाई 8 की 8 सिफारिश दी तो एज इट इज एक्सेप्ट कर ली, नहीं, उसमें कुछ कुछ चीजें और चेंज करके फेरबदल करके जरूरत महसूस हुई कि इसको और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला काम भी हुआ। तो इसमें क्या था, जैसे आपका नॉर्मल क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है ना, उसमें रूल रेगुलेशन बनते हैं, तो वही वाली बात बोली गई कि पार्लियामेंट में प्रोवाइड द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस विद और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ ड्यूटी। मतलब संसद इस तरह का जुर्माना या सजा देने का प्रावधान कर सकते हैं, क्योंकि है नहीं, जस्टिफिएबल नहीं है, कोर्ट में कोई वो नहीं है आपके ऊपर कि भाई कोई कानून बना के इसको जबरदस्ती आप पे लागू कराया जाए। तो कहा गया कि भाई कुछ प्रावधान बना दो, है ना, कुछ छोटी छोटी सजा देने का, कि लोग बस इस डर से इसको फॉलो कर ले पॉजिटिव तरीके से कि हाँ यार ये हमारी भलाई में हो रहा है, तो कर्तव्य का पालन कर पाए। जो पालन नहीं कर रहा कर्तव्य का या फिर मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं करूंगा इनका पालन, चाहे जो करना है कर लो, तो ऐसी कंडीशन में कुछ प्रावधान बना दिए जाए संसद के तहत कि उस पर लागू कराना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, ये बात हम सबको पता है कि कोई जुर्माना है नहीं इस तरीके का, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है कि आप जिसको जाकर कोर्ट में चैलेंज कर सको कि हाँ भाई मैं चुनौती दे दूं इस चीज को कि भाई इस वाली चीज का वायलेशन हो रहा है या ये काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो इस चीज की बात हुई। एक बात और थी, ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन टू पे टैक्स शुड बी ऑल्सो कंसिडर एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि आपको पता है कर लगाने का जो नागरिकों के ऊपर कर लगाने वाली बात होती है ना, तो इसको भी उन्होंने कहा कि इसको मौलिक कर्तव्य माना जाना चाहिए कि लोगों को बात समझ में आए कि लोग जो टैक्स को चोरी करते हैं या इधर उधर सेटलमेंट करके टैक्स बचवाते हैं अपना, वो ना करें। उनको समझ में आना चाहिए कि यार ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पैसा हम सरकार को देते तो सरकार वही पैसा तो हमारे लिए भी यूज करेगी। अब मैं उन्हें दूंगी ही नहीं तो फिर वो प्रॉपर हमारे लिए कैसे काम कर पाएंगी। तो इसकी बात हुई। अब हम फाइनली बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, मौलिक कर्तव्य की। हमारे टोटल 11 हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी है। हिंदी वालों के लिए भी लिखा हुआ है और इंग्लिश वालों के लिए भी, तो आराम से देख लेना तसल्ली से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 51A तो मेन है। अब उसके ए में भी आपके और अल्फाबेट है, ए से लेकर के तक, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस। ओके, इस चीज को ध्यान रखो कि 51A तो है ही है हमारा आर्टिकल, पर उसके अंदर भी और सब आर्टिकल्स हैं ए से लेकर के तक। ठीक है, ए के, तो इस चीज का ऐसे याद रख लेना। AK-47 बहुत, मतलब ये बहुत यूज होती है ना, आतंकवादी वगैरह के पास बहुत ज्यादा मिलती है ये, है ना, तो AK करके याद रख लेना, AK। ठीक है, तो ये वाली चीज हुई। अब 51A की बात हो रही है ना, तो अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ देखेंगे। तो यहाँ किसकी बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम्स, की कुछ आइडियल्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन है आपके संविधान में, आपको उनका पालन करना है। जैसे आपका राष्ट्रध्वज हो गया, आपका राष्ट्रगान हो गया, है ना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आप उनको क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। दूसरी बात क्या हो गई, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विद इंस्पायर्ड आर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसका मतलब ये कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी भागीदारी दी है ना, तो आप उनके उच्च आदर्शों को अपने अंदर संजोए रखोगे और उनका पालन करोगे। जैसे आपके जो लीडर्स थे जो बिल्कुल सच बोलने की वजह से टिके रहे, या फिर उन्होंने वायलेशन नहीं किया, बिल्कुल भी अहिंसात्मक गतिविधियां की, तो मतलब आप उनसे सीखो उन चीजों को और आप उनको भी फॉलो अप करोगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या करोगे कि जो आपका भारत है, भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखोगे। मतलब एकता, अखंडता और रक्षा करना, है ना, अक्षुण्ण रखना, मतलब इनको बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो अप करना है। दूसरी बात क्या है कि आपको अपने देश की रक्षा करनी है। मतलब ये चीज होनी चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्र सेवा की बात हो गई। 5th नंबर में क्या है कि ये प्रमोट करें हार्मनी को, कि आपको लोगों के बीच में कॉमन ब्रदरहुड की भावना, मतलब भाईचारे की, है ना, भाईचारे की भावना का निर्माण करना है। धर्म, भाषा, वर्ग आधारित भेदभाव नहीं करना। मतलब चाहे जो भी हो जाए इन सब चीजों के ऊपर आप क्या करोगे, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी के बिहाफ पर आप एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा डिग्निटी ऑफ विमेन को भी मेंटेन करके रखोगे। अच्छा, इसके अलावा 6th में क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। सीधी सी बात है भाई, जो हमारी संस्कृति है ना, उसकी गौरवशाली जो परंपरा है, आप उसको फॉलो अप करोगे, उनका बड़ा ध्यान रखोगे, उसको हार्म नहीं होने दोगे। आप प्रोटेक्ट करोगे, सुरक्षा करोगे किसकी, नेचुरल एनवायरनमेंट की, जैसे आपके फॉरेस्ट हो गए, लेक हो गए, रिवर हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, है ना। कहने का मतलब प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी,
जीव की रक्षा करना और उनके प्रति कैसा अपना नेचर रखना, दया का, ठीक है। इसके अलावा क्या है, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, मानववाद को, कि कोई भी काम कर रहे हो तो ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखकर करो। ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि भाई इंसानियत ही शर्मसार कर दिया, फिर बताओ इंसानियत ही नहीं है इस इंसान में, तो ऐसे वाले काम ना करने पड़े, ठीक है। सुधार की भावना का हमेशा ध्यान रखें कि हाँ भाई जब भी जरूरत हो तो हम अपने अंदर रिफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना, एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस, दैट मीन सार्वजनिक सुरक्षा, मतलब सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना कि हाँ भाई हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी हम सबकी कॉमन है तो उसका सब मिलकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। 10वें नंबर पर क्या है, वो कह रहे हैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना, मतलब इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं आप सबका ध्यान रखोगे और कोशिश करोगे हर किसी का स्टैंडर्ड को क्या करो, बढ़ा सको, उसकी अचीवमेंट को बढ़ा सको। ये है लास्ट 51A, इसमें भी के वाला पार्ट, ये ना आपका ऐड किया गया था, तो अब तक तो ये 10 हो गई थी यहाँ तक, ठीक है। ये 11वीं है जिसकी हम बात करें जो ऐड हुई थी। तो मैंने आपको बताया था ना कभी कोई संविधान संशोधन हुआ होगा, कोई अमेंडमेंट हुआ होगा तभी तो ये ऐड हुआ है ना भाई, ऐसे ही थोड़ी मतलब बिना बात के ऐड कर देंगे बिना किसी सबूत के। तो भाई सबूत ये रहा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया गया आपका कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, गार्जियन की ड्यूटी है कि भाई वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे पढ़ने की। आ गई बात समझ में। और एज क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष, ठीक है। तो 6 to 14 ईयर की एज दी गई जिसमें ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई कि भाई आपकी जिम्मेदारी आप अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएंगे। तो ये थे आपकी बेसिकली 11 ड्यूटीज। इसके अलावा क्या क्या सोर्सेज रहे और थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्रिटिकल फॉर्मेट में आएगा, तो क्रिटिसिज्म भी मांग सकता है, वो उसका सोर्सेज भी पूछ सकता है। तो मैंने इसमें वो सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मस्त अपनी नोट मेकिंग करो और समझते चलो, ठीक है। ये बात सही है कि इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट नन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज स्पेसिफिकली प्रोवाइड द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन। देखो ये बात सही है कि बहुत सारी ऐसी पश्चिमी देश है ना, वेस्टर्न कंट्री है, जहां पर संविधान में अपने नागरिकों को कोई दायित्व या कर्तव्य उस तरीके से नहीं प्रदान किए गए जैसे किए जाने चाहिए थे, ठीक है। तो ये वाली चीज तो है ही, स्पेशली नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। इसके अलावा डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, है ना, जैसे आपको पता है इंडिया का बेस्ट एग्जांपल होता है। इसके अलावा और कौन सा अच्छा एग्जांपल है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जापानी संविधान में अगर आप देखोगे तो आपको उल्लेख मिलता है, तो कुछ जगहों पर मिलेगा, कुछ जगहों पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी ब्रिटेन की बात कर लो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, ठीक है। इन्होंने राइट एंड ड्यूटीज दी हैं प्राइमरली, ठीक है। प्राइमरली मतलब शुरुआत में इन्होंने मुख्य रूप से अधिकार और कर्तव्य की बात करी है, और ये सामान्य कानून और न्यायिक निर्णयों द्वारा क्या होता है, शासित होता है। मतलब हमारे यहाँ ड्यूटीज तो नहीं होती न्यायिक निर्णय द्वारा, ठीक है, जबकि यहाँ पर होती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि अलग अलग जुरिस्डिक्शन है इनकी। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो इन्होंने फंडामेंटल राइट दिए, ड्यूटीज नहीं दी कभी भी अपने नागरिकों को। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखोगे कि कुछ सोशलिस्ट कंट्री हैं, जैसे समाजवादी देश है ना, वहां पर इसका बड़ा जोर दिया जाता है। किसका, ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, तभी तो हमने भी यूएसएसआर से लिए, तो वो सोशलिस्ट कंट्री है, राइट। तो आर्टिकल 32 यूगोस्लाविया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसमें देखोगे चैप्टर 7 में, तो आपको वहां इसकी बात मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ना, यूगोस्लाविया के संविधान का अनुच्छेद 32 और अध्याय 7 में, मतलब यूगोस्लाविया का तो अनुच्छेद 32 है, और यूएसएसआर का, सोवियत का संविधान, मतलब सोवियत का संविधान देखोगे तो उन्होंने अध्याय 7 में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की बात की हुई है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही आपका सेकेंड चैप्टर आप देखोगे तो चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी बात की गई है। तो ये बात समझ में आ रही है, सोवियत हो गया, चाइना हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, यहाँ पर अलग अलग इनके आर्टिकल या पार्ट्स में आपको ये देखने को मिलता है, बट कुछ कंट्रियों में नहीं मिलता। तो जरूरी नहीं है हर जगह हो, ठीक है। जहां है वहां ठीक, जहां नहीं है तो वो आगे आने वाले टाइम में लोगों ने उसको किसी ना किसी तरीके से मतलब इंप्लीमेंट किया है, लागू कराया है अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत एक टाइम बाद महसूस होती है, ठीक है। कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जो क्लैश भी करती हैं आपकी, है ना, रिलीजियस प्रिंसिपल्स से, तो ये वाली चीज का भी थोड़ा सा एक क्रिटिसिज्म हो जाता है ना। एक चीज और है कि एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें बोला गया दैट नो पर्सन कुड बी फोर्स टू ज्वाइन द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। देखो ये वाली बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कि किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते कि राष्ट्रगान हो रहा है तो भाई तू भी खड़ा होके गा ही गा, या फिर तुझे गाना ही गाना है, तुझे उसका पार्टिसिपेट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि वो ये वाली चीज है कि अगर उसके पास वास्तविक धार्मिक दायित्व है जो धार्मिक विश्वास को देशभक्ति से ऊपर रखता है, मतलब ये कि वो रिलीजियस ऑब्लिगेशन को अगर वो बंदा जेन्युइन समझता है तो अपनी रिलीजियस वाली चीज को वो थोड़ा सा ऊपर रखेगा और इस चीज को नीचे रखेगा। जो पैट्रियोटिज्म वाली जो भावना होती है, फीलिंग होती है देशभक्त वाली, उसको नीचे। तो इट इज टोटली अप टू यू कि आपके लिए देशभक्ति बहुत ज्यादा मैटर करती है या अपने धर्म की भक्ति बहुत मैटर करती है। इसके ऊपर आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है,
कोई सेंशन नहीं है कि हाँ भाई आप इसको इम्प्लीमेंट कराओगे ही कराओगे, या इस तरीके से इसको इन्फोर्स कराना ही कराना है। जैसे आपके डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिफिएबल है, गैर न्याय संगत है, सेम विद आपका मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी के साथ भी यही बात है, ठीक है। इट इज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दैट राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। ये बात सही है कि राइट और ड्यूटी ना एक साथ चलते हैं। मतलब मान लो आपको राइट दे दिया जाए पर आप अपनी ड्यूटी ही ना निभाओ तो कैसे उन राइट्स का पूरा फुलफिल करोगे, कैसे प्रयोग करोगे, है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको इस तरीके से ध्यान में लेकर चलना है, या फिर लोगों का ध्यान इस तरीके से आपको अट्रैक्ट करना है फंडामेंटल ड्यूटीज पर कि लोगों को समझ में आए कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य हैं, इनका पूरा यूज करेंगे तभी जाकर हम अपने राइट्स को यूज कर पाएंगे, है ना। तो वही वाली चीज है कि जो आपका मातृभूमि के प्रति जो कर्तव्य है वो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे और करने भी चाहिए, ठीक है। ड्यूटी वाली चीज हो गई। इसके अलावा जॉन एफ कैनेडी, है ना, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, एक बात कही थी इन्होंने कि डू नॉट आस्क व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ही वाज सेइंग कि भाई आप अपने देश से मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ठीक है। अगर पूछना है तो लोगों से पूछो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। तो वो वाली चीज हुई यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू 8 ड्यूटी बताई थी, जिसमें से अमेंडमेंट के तहत 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया, ठीक है। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इसके तहत वो जो 11वीं ड्यूटी है वो ऐड की गई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डू मार्क दिस पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ही आपकी ये जो मौलिक कर्तव्य है उनको ऐड किया गया। और ये संविधान का संशोधन है 86वां 2002 में हुआ था, जिसमें के वाला पार्ट जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें के में क्या है, वही जो आपका स्टडी वाला है, जो बच्चों को पढ़ाने वाला है कि 6 से 14 वर्ष के लिए माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक तरीके से एक हमारे लिए रोल मॉडल है कि किस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को ड्यूटीज प्रोवाइड की हैं, अपने डेमोक्रेटिक नेशन में इस चीज को फॉलो अप किया है। एक चीज और है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना वो सिर्फ सिटीजन्स पर लागू होती है, फॉरेनर्स पर नहीं होती है। अगर आप बात करो कि कोई विदेशी है तो विदेशियों पर लागू नहीं होगी फंडामेंटल ड्यूटी, किस पे होगी, ओनली इंडियंस पे। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे कि ये जो आर्टिकल था ये थोड़ा सा अलग से भी लिख दिया था मैंने, जिससे कि आप लोगों को ये ध्यान रह जाए, फिर आप नोट बना सको कि वही पेरेंट्स का राइट है, मतलब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 से 14 साल के लिए अपने चाइल्ड को या वार्ड को पढ़ाएंगे। पर एक चीज और, अगर ना कोई बच्चा ध्यान कर पा रहा होगा तो एक चीज देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है और फंडामेंटल राइट की। देखो राइट टू एजुकेशन भी पढ़ा था ना हमने, है ना। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 21A में था, ठीक है। और ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटी जो आपने ऐड की 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत, है ना, इसमें भी आपने पढ़ाने की बात की। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये चीज हम भले ही पढ़ चुके हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी और ड्यूटी भी है। मतलब ये लगा लो कितना ज्यादा जरूरी है ये वाली चीज, एजुकेशन वाली चीज, कि हम इसको ड्यूटी के माध्यम से भी पूरा कराना चाहते हैं, हम इसको राइट के माध्यम से भी पूरा कराना चाहते हैं। तो इस चीज को ओवरलैप मत कर देना कभी भी, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल कौन सा होगा, 51A का के वाला, ठीक है। तो ये चीज ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको बाइफरकेट करके लिख लेना, कंफ्यूज मत होना। 21A की बात होगी तो ये फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत हो रही है ना। और मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है तो 51A का के वाला पार्ट के अंतर्गत हो रही है, जिसका जो संविधान संशोधन है वो 86 2002 वाला है, ओके। सो कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा अब देखो मौलिक कर्तव्य की समीक्षा की गई थी कमेटी के द्वारा, है ना, तो वो थी वर्मा कमेटी। तो वर्मा समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की समीक्षा की गई, तो उसमें बताई गई कुछ कुछ चीजें, उनकी तरफ गौर करते हैं। 1998 में जस्टिस वर्मा कमेटी, है ना, ये फॉर्म की गई, जिसमें स्ट्रेटेजीज को देखा गया कि एक रणनीति तैयार करने की बात हुई कि हाँ भाई हमें एक रणनीति तैयार करनी है, विकसित करने के लिए बात की गई कि आप ऐसी रणनीति तैयार करो जिससे कि इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकाला जा सके, कि कैसे आपको इसको लागू कराना है। तो मौलिक कर्तव्यों को सिखाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करने की एक पद्धति बनाई गई, ठीक है। और इसमें वही संस्थाएं जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं या फिर इन सर्विस ट्रेनिंग है, इनको ध्यान में रखकर काम किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट वॉज सजेस्टेड दैट द आर्टिकल 51A में क्या बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड टू एड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वोट इन इलेक्शन। अब देखो ये कमेटी ने, ये जो आपकी समिति बनी है ना वर्मा समिति, इस कमेटी ने आपको कुछ कुछ चीजें रिकमेंड की। देखो कमेटी को समिति बोलते हैं इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, वो हिंदी में बोलते हैं समिति, ठीक है। इन्होंने कुछ कुछ बातें बोली कि और क्या क्या होना चाहिए, जैसे वोट इन इलेक्शन, कि भाई सबको वोट दे के आना चाहिए, तो इसको भी आप ड्यूटीज में शामिल करो, क्योंकि ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। बहुत से लोग होते हैं वोट वाले दिन भाई छुट्टी होती है
अरे छोड़ना, कौन जा रहा है यार वोट देने, कौन लाइन में लगेगा, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं भाई चाहे जो हो जाए, आज का दिन तो है जिस दिन हम लाइन में सारे बराबर खड़े रहेंगे, चाहे कोई रिच हो या पुअर हो, सबको इक्वल राइट मिल रहा है, सबको सेम, मतलब हम बराबर में खड़े हैं, तो वोटिंग राइट हम दे के आएंगे, मतलब जो वोट है हम दे के ही आएंगे, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक्टिवली इंगेज होना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। मतलब कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शासन की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट कर सके, है ना। इसके अलावा क्या हो, पे टैक्सेस, मतलब करों का भुगतान बढ़िया तरह हो सके। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी और ऐड की जानी चाहिए, तो मतलब इसको जोड़ने की बात की गई। इसके अलावा इन्होंने आउटलाइन किया लीगल प्रोविजन को, है ना, फॉर कैरिंग आउट सेवरल ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कुछ और कई मौलिक कर्तव्यों को मतलब ऐड करने की बात की गई, कि कानूनी प्रावधानों की भी रूपरेखा देने की बात की गई, कि भाई जिसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। एक तो ये कि अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो अपने संविधान को, है ना, या फिर नेशनल फ्लैग को, इंडियन जो आपका राष्ट्रीय ध्वज हो गया, ठीक है, नेशनल एंथम हो गया, मतलब राष्ट्रगान हो गया आपका, ठीक है, अगर आप इनका अनादर करते हो तो ये चीज आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको भी किसी अधिनियम के तहत आपको मतलब कुछ तो पनिशमेंट मिले या कुछ तो हो। तो इसकी बात की गई। तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, मतलब अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत इस चीज की बात की गई कि हाँ भाई ये काम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऑफेंसिव रिलेटिंग टू कास्ट एंड रिलीजन आर पनिशेबल अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 4 1955 में ये बना आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 4 के तहत, कि भाई 1955 में बना, इसके तहत ये दंडनीय है कि आखिर जाति और धर्म के नाम पर अगर आप कोई अपराध कर रहे हो या फिर कोई भेदभाव कर रहे हो, वो सारी चीजें। ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटीज की बात हुई कि 1967 के तहत, मतलब 1967 का जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है ना, उसमें वाली बात हुई कि सांप्रदायिकता की अनुमति देना, मतलब कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन की बात, कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है तो उनको गैर कानूनी घोषित किया जाए, ठीक है। तो ये वो वाले पार्ट थे। अब इसके अलावा है रेलिवेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की क्या क्या इसकी प्रासंगिकता है, जो मौलिक कर्तव्य है ना। तो अनुच्छेद 51A के तहत क्या क्या प्रासंगिकता है वो एक बार देख लो। देखो एक बात है कि नागरिकों को हमेशा आप ये चीज याद दिलाओ कि भाई आप अपने एंजॉय तो कर रहे हो राइट्स को, है ना, यू आर एंजॉइंग, बट आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती है आपकी कंट्री के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके फेलो सिटीजन के लिए, कि मतलब जो आपके साथ लोग रह रहे हैं उनके प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारी, आपके भी कुछ कर्तव्य हैं जो आप क्या करोगे, पूरा करोगे। जैसे आप एंजॉय कर रहे हो ऐसे अगला इंसान भी एंजॉय करे। दूसरी बात, वांट, राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, असामाजिक गतिविधियां हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग को जला देना, डिस्ट्रॉइंग करना पब्लिक प्रॉपर्टी को, ऐसी हरकतें कतई ना हो, है ना। तो इस चीज के लिए वार्न करना कि भाई बार बार आपको ये ड्यूटीज के तहत आपको याद दिलाया जाता है कि नहीं, ये आपके कर्तव्य में शामिल नहीं है, गलत है, ठीक है। इसके अलावा दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन्स एंड टू प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, कि नागरिकों के लिए एक तो इंस्पिरेशन की बात हो गई कि भाई आपकी ड्यूटी है, तो आप वो देशभक्त से जोड़ लेते हो ना इस चीज को, तो लगता है कि नहीं यार ये हमारी जिम्मेदारी है ना, तो एक इंस्पिरेशन मिलती है, और आप करते हो तो आपको देखकर 4 नागरिकों को और इंस्पिरेशन मिलेगी आपस में। इसके अलावा आप प्रमोट करते हो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट, कि जैसे मान लो राष्ट्रगान हुआ, ठीक है, तो क्या होता है हम एकदम से सारे, मतलब जैसे नॉर्मल से राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ असेंबली में, तो क्या होगा, हम सारे के सारे एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और हाथ वाथ हिला रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा, एकदम से बात कर सब छोड़कर, कोई बंदा फोन बात कर रहा है फोन काट देगा या होल्ड पे डालकर एकदम से खड़ा हो जाएगा स्ट्रेट। तो लोगों में लगता है कि यार ये डिसिप्लिन है, ये कमिटमेंट है, कि नहीं यार चाहे जो भी हो जाए मैं बात नहीं करूंगा नेशनल एंथम के टाइम पर, नहीं मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में स्ट्रेट खड़ा हो जाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि ये प्रमोट होती है फीलिंग, है ना, कि अगर मैं खड़ी हुई एकदम से तो आपने मेरे को देखा कि मैम खड़ी हो गई, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ चुपचाप स्ट्रेट, है ना, ये वाली चीज। और इवन ये वाली चीज भी होती है कि हम एक दूसरे को भी इस चीज के लिए सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई बात कर रहा है तो स्कूल में टीचर्स होती है ना, आंख दिखा देती है हल्का सा, तो बच्चा समझ जाता है नहीं नहीं यार डिसिप्लिन में रहना है थोड़ा सा। तो ये कमिटमेंट है डिसिप्लिन की तरफ आपको मोटिवेट करता है। इसके अलावा दे क्रिएट अ फीलिंग दैट द सिटीजन्स आर नो मेयर स्पेक्टेटर्स बट एक्टिव पार्टिसिपेंट, है ना। कहने का मतलब ये कि भावना पैदा करना कि हम सिर्फ दर्शक नहीं है कि भाई हाँ भाई हम इस देश के पार्ट हैं बस बहुत है, इतना ही नहीं, हम सब राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जितना अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, जितना योगदान दे सकते हैं हम देंगे। क्योंकि एक बात समझो, आप अगर ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपको देखकर आपकी आने वाली जनरेशन सीख रही है, तो सेम ये चीज क्या हो रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना आपके साथ साथ, और लोगों में भी ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दे आर आइडियल इन नेचर, ठीक है, लीड द सिटीजन्स इन द राइट डायरेक्शन, ये थोड़े से आदर्श वाले थॉट्स हैं, चीजें हैं, और ये नागरिकों को सही दिशा में ले जाते हैं। क्योंकि ये चीजें भी अगर ना होना तो सच में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप
के अंदर देशभक्ति वाली भावना नहीं आ पाएगी, और बहुत सारी चीजें, आप रिस्पेक्ट करना नहीं सीख पाओगे, आप कभी जान ही नहीं पाओगे कर्तव्य की क्या कीमत होती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा क्रिटिसिज्म भी पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो यही है कि भाई ये गैर न्याय संगत है, नॉन जस्टिफिएबल है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं जैसे कि टैक्स पेइंग हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, ये इसमें कवर्ड नहीं हो रखी, तो भाई कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका वेग एंड एम्बिगियस प्रोविजन विच आर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन, कि इसके जो प्रावधान लिखे हुए हैं थोड़े से अस्पष्ट हैं, संदिग्ध हैं, कि आम आदमी को समझ में नहीं आते, तो उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा क्या क्या चीज हमारे कर्तव्य में आएगी और क्या क्या चीज नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका और क्या है, सुपरफ्लॉज प्रोविजन सिंस दे वुड जर्नली बी फॉलोड इवन इफ दे वर नॉट इंक्लूडेड, मतलब अनावश्यक प्रावधान की बात हो रही है, क्योंकि उन्हें शामिल ना किए जाने पर भी आमतौर पर उनका पालन किया ही जाएगा। मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हर कोई करता ही करता है, तो आपने वो भी चीज इसमें ऐड की हुई है ना, तो कि भाई आपको पता है कि इंटीग्रिटी की बात हो रही है, तो हर कोई करता ही करता है, तो वो चीज अगर नहीं भी आप लिखोगे तो भी वो चीज हमारे अंदर होगी ही होगी। तो ये क्रिटिसाइज किया जाता है, अलग अलग थॉट है इसके ऊपर भी, तो उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखेंगे। इसके अलावा आपका ये यूनिट 3 का पार्ट बी देखोगे ना आप अपने सिलेबस में, तो ये उसका पार्ट बी खत्म हुआ है, अभी इसका ए एंड सी रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगी कि सी वाला कर दूं, उसके बाद फिर हम ए करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट बी पर क्वेश्चन बनते हैं जो आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे, उसके बाद सी पर। तो ए वाला मैं कवर करूंगी, सिलेबस हो जाएगा कवर, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ड्यू टू माई सम पर्सनल इश्यूज, ठीक है, बट मैं तुम्हारा सिलेबस कवर करा दूंगी, तुम चिंता मत करना बस बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी जितना जितना मिल रहा है तुम अच्छे से उनको नोट मेकिंग करो, टाइम पे उनको कवर करते जाओ। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, सबको, सो दैट कि सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि भाई एग्जाम टाइम है तो बहुत बच्चे ट्रबल कर रहे होंगे, आई नो, ठीक है। बाकी ना पॉल थ्योरी के लिए टेंशन मत लेना, उस पर भी मैं साइड बाय साइड काम कर रही हूँ, तो हो जाएंगी वो चीजें भी, मिल जाएगा तुम्हें टाइम से, ठीक है। तो बस इसका ध्यान रखना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई, शेयर कर देना, 1000 तक पहुंचाना है, ध्यान रखना इस बात का, ओके। और प्रॉमिस ध्यान रखना अच्छे मार्क्स वाला, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।